पल को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, नहीं लगता है डिसलाइक कर दें, परंतु सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट पढ़ रहे हैं अपन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के संदर्भ में, सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी। इसके संदर्भ में अपन ने काफ़ी वीडियो किए हैं। एक टॉपिक आज का है जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। 2-5 मिनट पहले चर्चा करूं थोड़ी सी। मेंडल्स के लॉ को पढ़ा अपन ने। एक संकर संकरण है, द्विसंकर संकरण है, ऐसे कुछ मेंडल्स ने लॉ दिए। इन नियमों के आधार पर, इन संकरणों के आधार पर मेंडल ने कई नियम दिए। प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम है। मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट है वो कब दिए? 1865 में। क्या किया मेंडल ने? विभिन्न प्रयोग दिए। अब 1865 में दिए, लेकिन मेंडल के प्रयोगों को उस समय कोई पहचान नहीं मिली। नहीं मिलने के पीछे कारण अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया है कि इस समय गणित का काम ज़्यादा था, लोगों को गणित समझ में नहीं आई, थोड़े से आनुपातिक मामले थे इसलिए समझ में नहीं आई। कुछ और उस समय अच्छे विकास के जो प्रयोग चल रहे थे तो लोगों का ध्यान उस तरफ था। ऐसे तमाम कारण थे जिससे मेंडल के नियमों को रिकॉग्निशन नहीं मिला, पहचान नहीं मिली। फिर 1884 के अंदर मेंडल की मृत्यु हो गई। सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर अलग अलग पादपों में प्रयोग किए। मेंडल मटर के पौधों को बता के चला गया था, लेकिन 1900 में जो 3 वैज्ञानिक आए, मतलब कब? प्लस 35 वर्ष बाद, 35 वर्षों बाद, 65 की बात है, 35 वर्षों बाद 3 वैज्ञानिक आए। 3 का नाम क्या था? डिब्रिच, कार्ल कोरेंज और वॉन शेरमॉक। ये 3 वैज्ञानिक आए और तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने अलग अलग प्लांट पे काम किया। और काम करने के बाद में वैसे ही रिजल्ट दिए जो मेंडल 35 वर्ष पहले बताकर गया था। हालांकि इनको पता नहीं था, इन वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था, क्योंकि इनको तो पहचान ही नहीं मिली ना। तो इन वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि ये बात मेंडल ने बता दी है। इन्होंने 1900 में अपने प्रयोग किए और जब उन्होंने सबमिट करवाया अपने प्रयोगों को, तो पता चला कि आप जो बात बता रहे हो ये बात 1900 में आप बता रहे हो और 1865 में मेंडल बता के चला गया। इसका मतलब कि 1865 के बाद में 1900 के अंदर ही एक तरीके से मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। मेंडल के नियमों की पुनः खोज, या मान लो ऐसा बोल सकते हैं कि मेंडल के नियमों को पहचान मिली। वह उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, आनुवांशिकी का पिता कहा गया। ठीक है। अब देखिए 1902 के अंदर, अब ये पहचान मिल गई। 1902 के अंदर क्या हुआ? एक वैज्ञानिक और आए। वैज्ञानिक का नाम क्या था? वाल्डेयर सटन व थियोडोर बोवेरी। कब? 1902 के अंदर। इन्होंने सिद्धांत दिया था कौन सा?
ये वाला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में तो यही आया हुआ है 2 बार, और भी चांस बन सकता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई, आपका सीधा सीधा आंसर होगा सटन व बोवेरी के द्वारा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि मेंडल आनुवांशिकता के लिए जिन कारकों की बात करता है वो असल में गुणसूत्र पर ही स्थित है। मतलब क्या हुआ, इसने क्या बताया कि हकीकत में जो मेंडल बात करता था कारकों की, उस समय जीन भी नहीं बताया था मेंडल। तो मेंडल ने कहा कि कोई ना कोई कारक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो मेंडल जिन कारकों की बात कर रहा है, असल में वो कारक है कहां पर, वो गुणसूत्रों के ऊपर स्थित है। इसका मतलब अगर कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, इसका मतलब गुणसूत्र भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिकता के लिए या वंशागति के लिए कौन जिम्मेदार है, जिस प्रकार से जीन जिम्मेदार है, जिस प्रकार से क्रोमोसोम आपके कारक जिम्मेदार है, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी जिम्मेदार है। मतलब बात वही बताई, लेकिन मेंडल कारकों के संदर्भ में बात को बता रहा था, जबकि बोवेरी व सटन ने क्या बताया, क्रोमोसोम के संदर्भ में बात बता दी। अब ये बात इस समय तक क्यों बता पाए ढंग से, हालांकि इस समय तक अभी तक जीन की भी बात नहीं आई थी। जीन का कब बताया, 1909 के अंदर। 1909 के अंदर जॉनसन ने कारक के स्थान पर जीन शब्द का प्रयोग किया। अब ये बात ये क्यों बता पाए 1902 में, क्योंकि इस समय तक आते आते, यहां तक आते आते अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, सेल डिवीजन को देखा जा चुका था, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देख लिया था। इतने सब हो गए तो तब उन्होंने सटन व बोवेरी ने बताया कि जो मेंडल रियल में कारकों की बात करता है, वो कारक कहाँ स्थित होते हैं, वो आपके क्रोमोसोम के ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं। तो मेंडल वाली बात को एक तरीके से थोड़ा सा एडवांस रूप ही दिया था। मेंडल की बात का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, विरोध नहीं किया था, मेंडल वाली बात को थोड़ा सा और हवा दी थी, थोड़ा सा आगे बढ़ाया था कि ये जीन है कहाँ पर, ये कारक है कहाँ पर। अब मैं जीन ही बोलूंगा क्योंकि बाद में जीन शब्द आ गया था, तो कारकों को भी जो मेंडल कारक बोलता था बाद में उनको क्या बोला गया, जीन बोला गया। और ये जीन कहाँ स्थित है, ये जीन स्थित है क्रोमोसोम के ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर ही स्थित होते हैं। इन्हीं बात को और बढ़ाने के लिए 1933 में थॉमस हंट मॉर्गन, 1933 में थॉमस हंट मॉर्गन ने सटन व बोवेरी के सिद्धांत का समर्थन किया और बताया कि विशिष्ट जीन विशिष्ट क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि जीन हर कोई जीन हर किसी क्रोमोसोम पर, जो विशिष्ट जीन है वो विशिष्ट क्रोमोसोम पर स्थित होगा। तो आपको यहां तक मेन डेट याद रखनी है, ये वाले प्रयोग की डेट याद रखनी है 1865। 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने पुनर्खोज करी, ये याद रखने इनके नाम हो गए।
1902 के अंदर सटन व बावेरी ने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। 1909 के अंदर जॉनसन ने क्या बताया, जीन शब्द का प्रयोग किया कारक के स्थान पर। और 1933 के अंदर थॉमस हंट मॉर्गन ने, एक ही नाम है ये, सटन व बावेरी के सिद्धांत का समर्थन किया और बताया कि विशिष्ट जीन विशिष्ट गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। इतनी सारी बातें अब बता दी। अब जब मॉर्गन ने इतनी बातें बताई तो उसका आधार क्या रहा होगा? मॉर्गन किस प्रकार बताता है? मॉर्गन बताता है कि जीन और क्रोमोसोम में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। बस मैं भी वही बताना चाह रहा हूं। तो मेंडल बताया गया था मेरे में इतना अंतर है कि जीन के लोकेशन जो बता रहा हूं मैं कहां है, वो गुणसूत्र के ऊपर है। जीन कहां लोकेट होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर होते हैं। आगे देखो, सटन व बोवेरी ने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि से समझाया। मेंडल के नियम है, उनको किसकी गतिविधि से? क्रोमोसोम की गतिविधि से, गुणसूत्र की गतिविधि से समझाया, तथा जीन व क्रोमोसोम की तुलना करी। जीन व क्रोमोसोम की तुलना करी। जीन और क्रोमोसोम गुणसूत्र। पहला देखो, पहली बात मेंडल ने जो बताई वो क्या यहां पर है कि जीन जोड़े में होते हैं और गुणसूत्र भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। समानता ही है। जैसे जीन जोड़े में होते हैं, अपन ने ऐसा देखा था, ये पेड़ के रूप में है, ये है, इस प्रकार से थे। ये क्या है, एक पर्टिकुलर जीन के एलील है, तो इस प्रकार क्या है, ये जोड़े में है। गुणसूत्र की बात आती है तो गुणसूत्र भी क्या होते हैं, पेड़ के अंदर है। जैसे मान लो ये गुणसूत्र है 11 नंबर, एक गुणसूत्र है ऐसे, ये क्या है 12 नंबर। तो 11 गुणसूत्र हैं, उसके 2 हैं, ये क्या समजात गुणसूत्र हो गया, ये समजात गुणसूत्र है। ऐसे करके मानव में कितने 23 पेयर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी यहां पर गुणसूत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर 4 जोड़ी है। इस प्रकार से ये गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जीन भी जोड़े में होते हैं। इतनी बात समानता है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, युग्मक निर्माण के समय, युग्मकों का जब निर्माण होता है, युग्म निर्माण के समय ये जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और एक पेयर में से केवल एक ही अगली पीढ़ी में जाता है। यही था। जैसे कैपिटल टी अलग अलग हो गए, या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा यहां से। यही था ना, सेम की सेम बात यहां लिख देना ऐसी कैसी। और जैसे ये अभी बताऊं, ये मान लो ये 12 नंबर वाला क्रोमोसोम है, जब नेक्स्ट पीढ़ी जाएगी ना तो ये वाला एक भाग हो गया समजात गुणसूत्र का और ये दूसरा, तो या तो ये जाएगा अगली पीढ़ी में या ये जाएगा, दोनों में से एक ही नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर जाएगा। इसका मतलब 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें से 23 तो नर के और 23 जोड़ी गुणसूत्र मादा के हैं, तो 23 मादा के, ऐसे मिलाकर ही क्या जाएंगे अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये 2 बात हो गई। थोड़ा लाइट का अंतर आएगा, लाइट चलेगी बीच में, देखें आप। तीसरी बात क्या कि एक जोड़ा एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। एक ही जोड़ा है ना जिनका, ये हो गया, ये हो गया, तो एक दूसरे से दोनों क्या है, दोनों एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विसंयोजित होते हैं। ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। इसी प्रकार से तो क्रोमोसोम हैं अलग अलग जोड़े, अलग अलग मतलब 11वें का 12वें से कोई लेना देना नहीं, 12वें को 13वें से लेना देना नहीं, 13वें को 14वें से लेना नहीं है। क्या आपस में अलग अलग क्या होते हैं, विसंयोजित होते हैं। तो इसका मतलब जोड़े एक दूसरे से अलग अलग संयोजित होते हैं, विसंयोजित होते हैं। इतनी सी बात याद रख लेना, यहां पर अलग अलग जोड़ों की बात कर रहा है। कोई 11वां जोड़ा, 12वां जोड़ा, 12वां जोड़ा, 13वां जोड़ा, 13वां, 14वां जोड़ा, इसका मतलब अलग अलग जोड़े हैं। और यहां पर का मतलब है कि एक ही जोड़ा है, ठीक है। इसका मतलब एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होता है, पृथक्करण स्वतंत्र है। और यहां पर भी पृथक्करण स्वतंत्र है, मतलब विसंयोजित होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, पृथक होते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ी सी बात समझने वाली बात है। मेंडल ने इतनी बात बता दी,
लेकिन मेंडल के अपवाद भी हैं। अपवाद मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है, एकल संकर संकरण के अपवाद बड़े थे, मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है संलग्नता। तो संलग्नता और जीन विनिमय अगर जोड़े साथ साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब वो फिर अलग अलग विसंयोजित नहीं होते, वो साथ साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, वो पृथक संयोजित नहीं होते हैं। एक एग्जांपल से आप इसको समझो, देखो आपकी बात समझ में आ जाएगी। हालांकि बात गुणसूत्र से संबंधित इतनी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात और बता दूं जिससे आपकी स्थितियां थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं और आपको समझ में आ जाए कि दोनों में वास्तव में अंतर क्या है। देखो इसको, जैसे मान लो ये एक जीन है ए नाम का, और ये इसका अप्रभावित जीन है स्मॉल ए, क्रोमोसोम नंबर है ये 11, मान लो उदाहरण के लिए। ये है बी जीन और इसका अप्रभावित जीन है, ये बी जीन है, ये मान लो 12वां क्रोमोसोम। अब अगली पीढ़ी में 11वें का एक भाग जाएगा, ये समझात है, ये समझात है, तो 11वें का एक भाग जाएगा, 12वें का एक भाग जाएगा, ये वाली स्थिति है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 11वें का ये भाग जा सकता है अगली पीढ़ी में, 12वें का ये भाग जा सकता है, कॉम्बिनेशन ये बन सकता है भाई 11वें का ए भाग जाए कैपिटल वाला, तो 12वें का कैपिटल बी वाला जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन एक बन सकता है। दूसरा 11वें का तो ए जाए कैपिटल बड़ा, लेकिन 12वें का स्मॉल बी जाए, ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो इसका तो ए जाए स्मॉल वाला और उसका कैपिटल बी जाए, और चौथा क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि इसका भी है प्रभावित जीन जाए, इसका भी है प्रभावित जीन जाए, मतलब जीन ए और जीन बी में से ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगली पीढ़ी में, अगर पिछले वाले जो चार्ट है ना उसकी तुलना के हिसाब से चले तो। ये है स्वतंत्र विसंयोजन, कि स्वतंत्र है सारे के सारे किसी भी प्रकार से जाने के लिए। परंतु मान लो ये स्थिति होती कि ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 है, और उस क्रोमोसोम पर कोई एक ही जीन थोड़ी होता है। मान लो ये जीन क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर ये होता है, 11वें पर ही दूसरा जीन होता है ये वाला, ठीक है, और ये वाली स्थिति यहां होती। ऐसी परिस्थिति में ये इतने नजदीक हैं कि कई बार पृथक विसंयोजित होते ही नहीं, और ऐसे कैसे चले जाते हैं। इसका मतलब इसको बोलते हैं संलग्नता। तो संलग्नता मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है, संलग्नता मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है। ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा कि या तो ए और बी जाएगा साथ में, ठीक है, या तो ये जाएंगे, या फिर क्या जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी जाएगा, या तो कैपिटल ए कैपिटल बी जाएगा अगली पीढ़ी में, या स्मॉल ए स्मॉल बी जाएगा। इसका मतलब जो पीछे वाले चार्ट की तुलना करी जाए, इसका मतलब यहां पर पृथक्करण भी संयोजित नहीं है, पृथक्करण स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये इसके कारण से बंधा हुआ है, इसके साथ ही जाएगा ये, क्योंकि इतना पास में है कि इनमें संलग्नता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जीन विनिमय नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात अलग हो गई कि पृथक्करण है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर संलग्नता हो गई तो फिर पृथक्करण पूर्ण रूप से नहीं होगा। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर 100% क्या होंगे, पृथक पृथक ही जाएंगे। कैसे जाएंगे आप उसको इस प्रकार से देखो, एक अपन चार्ट से समझते हैं। मान लो डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम ये है। पहले वाले उदाहरण को दे रहा हूं, इसका कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसके अंदर क्या है, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये जीन है, और भी बहुत सारे जीन हैं, पर एक एक उदाहरण से अपन लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर पूरे क्रोमोसोम की बात करूं, जीन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। अब देखो यहां पर 2 संभावनाएं, संभावना कितनी, आपके एनसीईआरटी वाले डायग्राम को थोड़ा सा विस्तृत, मतलब थोड़ा सा बढ़िया करके बनाने की कोशिश करी गई है। ये 2 संभावनाएं बनी। 2 संभावनाएं क्या बनी कि दो संभावनाएं जो बनी हैं वो है, देखो ये ए है, ये स्मॉल ए है, और बड़ा करें तो ये
कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। मतलब ये इतनी दूरी से इतनी दूरी तक आने वाली कौन सी फेज हो गई? G1 हो गई, S हो गई और G2 हो गई। और आपको पता है कि S फेज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या तो इतनी है, परंतु अंदर का मटेरियल है वो डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया। यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो गया, गुणसूत्र तो अभी भी उतना ही है, पर क्या हो गया? डीएनए डबल हो गए। जैसे मान लो कि एक गिलास है, एक गिलास के अंदर आधा किलो पानी है, 200 ग्राम पानी है, बड़ा गिलास है, उसमें 200 ग्राम पानी है, 200 ग्राम और आ सकता है। और उसी गिलास के अंदर अपन ने 200 ग्राम पानी और डाल दिया, तो गिलास तो एक है लेकिन पानी की मात्रा क्या हो गई? डबल हो गई। तो क्रोमोसोम तो वही है, परंतु क्या हो गए? संख्या डबल हो गई अंदर का मटेरियल की, डीएनए की संख्या क्या हो? डबल हो गई। किस फेज के अंदर? एस फेज के अंदर। तो क्या है देखो, कैपिटल ए 2 हो गए, स्मॉल ए 2 हो गए, कैपिटल बी 2 हो गए, स्मॉल बी 2 हो गए, और कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी है, स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी है। एक संभावना ये। दूसरी संभावना क्या बन सकती है? दूसरी संभावना ये देखो, ये ऐसी कंडीशन में है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहां देखो थोड़ा सा चेंज आ जाए। संभावना तो ऐसी बन सकती है ना कि डबल हुआ, ये इधर आ गया, इधर आ गया, यहां पर ये स्मॉल बी, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये स्मॉल ए, ये प्रकार से। कितना क्या बना? यहां पर ए के पास में कैपिटल बी है, कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी है। दूसरी संभावना क्या बनी? कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आ गया, और स्मॉल ए के साथ में क्या चला गया? कैपिटल बी चला गया। ऐसी संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? G2 फेज कंप्लीट हो गई। अब G2 के बाद में कौन सी फेज आएगी? G2 के बाद में आपको पता है कौन सी फेज आएगी? आएगी आपकी मियोसिस फर्स्ट। यही तो है ना, G1 S G2, उसके बाद में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये क्या है? मियोसिस फर्स्ट। इसमें से अपन इसको लेंगे, एनाफेज फर्स्ट को। उसके बाद क्या आएगा? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इसमें भी अपन कौन सी को लेंगे? एनाफेज सेकंड को लेंगे। तो इन दो के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखो, मियोसिस फर्स्ट के अंदर एनाफेज फर्स्ट, इसकी संभावना देखो यहां पर 2, क्या क्या बढ़ सकता है देखो, समझ लेना बस, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बढ़ा दो इसको, सही आ जाए थोड़ा सा। और इनकी संभावना है, यहां देखो। अब क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में संख्या आधी हो जाती है, प्रोफेज फर्स्ट में संख्या आधी हो गई, तो इनमें आधे आधे आने हैं, मतलब आधे इसके, आधे इसमें, इसके आधे इसमें, इसके आधे इसमें, इसके आधे इसमें, तभी तो बढ़ा ना। तो यहाँ पर संख्या बढ़ गई। उसके बाद में अपन देखो, ये आधी आधी चीज, या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगी स्थिति। तो अपन इसको माने तो ये वाला सीन चल रहा है इधर वाला, और इसको माने तो ये वाला सीन चल रहा है, ऐसा समझना। संभावनाएं ली है, 2 सब संभावनाएं, या तो संभावना मतलब या तो ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं होंगे, एक कोई सा हो सकता है। अब देखो इसके फिर यहां पर 2 सेल बनेंगी मियोसिस फर्स्ट के अंदर, जो आपके एनाफेज फर्स्ट है, उस स्थिति के अंदर देखो। तो यहां पर ये आ गए दोनों, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, ये क्या ही उतारा मैंने ऊपर, लाल वाला ऊपर का ऊपर उतारा है। नीचे देखो, इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या, मतलब ये ऐसा करके टुकड़ा कर दिया मैंने ऐसे, इधर ये इधर ये। तो यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर देखो क्या स्थिति हो सकती है।
कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अगले वाले में बस थोड़ा सा चेंज है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। कोई डाउट है यहाँ पे? ये क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट हो गया। मतलब ये अपन लिया था शुरू में, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। यहां से या तो ये दो बन जाएंगे या ये दो बन जाएंगे। ठीक है, ये वाली स्थिति। आगे देखो, अब मैं यहां से मिटा रहा हूं जिससे इसकी आगे वाला प्रोसेस बता सकूं। आपने इसको नोट कर लेना है या फिर वीडियो को बैक करके नोट कर लेना। आप ऐसा कैसा डायग्राम नीचे बनाना। ये हो गया अब मियोसिस सेकेंड, क्योंकि एनाफेज है ये, है ना। तो एनाफेज के अंदर आपको पता ही है कि ये इधर की तरफ खींचते हैं, ये वाले। इससे पहले वाले डायग्राम में यहां जो बनाया था ना, उसमें भी इस प्रकार से डॉट बनाना, एनाफेज का सब में बना लेना इस प्रकार से। ये इस प्रकार से खींचे गए। अब देखो यहां के ऊपर क्या स्थिति बनती है। पहले डब्बे बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब अपने को यहां पर क्या करना है, एक एक को ले जाना है। यहां से एक ले लो, इसके दो समान बनेंगे ना, ये वाला, ये वाला। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है। इसके दो हैं, स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है। इसके दो, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। इसके दो, स्मॉल ए है, स्मॉल ए। ठीक है, आगे क्या बढ़ेगा, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है। इधर स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। इधर क्या है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। इधर कैपिटल बी है, इधर कैपिटल बी है। क्या कॉम्बिनेशन बन गया, या तो क्या बनेंगे, ए बी, है ना, दो स्थिति दोनों, या स्मॉल ए स्मॉल बी, या ये वाली और या ये वाली। चार संभावनाएं बनेंगी कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है, उसके बाद में कैपिटल ए के बाद में स्मॉल बी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी जा सकता है, और कैपिटल ए के साथ में ये वाली जा सकती है। इस प्रकार से पृथक पृथक जाएंगे। अब चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, इसके अंदर तो क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसके अंदर सेम की सेम जा रही हैं। हर परिस्थिति के अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से, एक जोड़े से दूसरा जोड़ा स्वतंत्र रूप से ही विसंयोजित होता है। यही बात बताना चाह रहा था कौन, सटन व बावेरी। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि सटन व बावेरी ने गुणसूत्रों का, जो क्रोमोसोम का है, गुणसूत्रों का अर्थ बताया, गुणसूत्रों का महत्व बताया। किसमें, आनुवांशिकता में, वंशागति के अंदर। वंशागति के अंदर गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, जबकि मॉर्गन, जो आपके मेंडल, क्या बताया गया था कि गुणसूत्र जो आपके, इन सब का सार क्या निकला, इन सब का सार ये निकला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, लक्षण जाने के लिए मेंडल बता रहा था जीन जिम्मेदार हैं, और बोवेरी ने बताया कि जीन कहां स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो जो जीन के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके गुणसूत्र के लक्षण होते हैं। इसलिए जो मेंडल बात बता रहा है वो कि वही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताता हूं, और उन्होंने गुणसूत्रों के महत्व को बताया। तो परीक्षा में सीधा सीधा सवाल तो ये आता है कि गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, वंशागति का, सटन व बोवेरी। कब दिया, 1902 में दिया। उसको आगे विशिष्ट जीन पर विशिष्ट होते हैं, ये किसने बताया, टीएच मॉर्गन ने बताया। दो तीन बातें मॉर्गन से संबंधित भी याद रख लो। टीएच मॉर्गन ने वंशागति के
गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। कोई पूछे क्वेश्चन कि गुणसूत्र के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, आपका आंसर होना चाहिए थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रायोगिक सत्यापन किया था और इन्होंने अपना कार्य किस पर किया, कार्य किया ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या, फल मक्खी। इन्होंने फल मक्खी का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि कुछ कारण थे इसके। प्रयोगशाला में सरलतम रूप में रखा जा सकता है, जीवन चक्र 2 वीक में पूर्ण होता है। मेंडल ने भी तो इसीलिए लिया था ना छोटा पौधा, तो ड्रोसोफिला के लिए यहां पर भी मॉर्गन ने इसका चुनाव किया। लैंगिक विभेदन, नर व मादा की आसानी से पहचान। और अगला, आनुवांशिक विविधताओं को आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और अत्यधिक संख्या में जीव पैदा करवाए जा सकते हैं। ये सब कारण थे जिसके कारण से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का चुनाव किया था। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।